गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ साइंस क्लास। कल की क्लास में हम एक इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिस्कस कर रहे थे कि बायोडाइवर्सिटी ह्यूमंस के लिए, नेचर के लिए, कंट्रीज़ के लिए और यहाँ जितनी भी प्लांट्स की स्पीसीज़ हैं, वेजिटेशन है जितना भी, यहाँ फॉरेस्ट हैं, जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब के लिए बायोडाइवर्सिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, या पूरी की पूरी अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्यों है, इस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे। जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी की दो वैल्यूज़, इकोनॉमिकल वैल्यू और मेडिसिनल वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में उसकी बाकी दो बची हुई वैल्यूज़ को एक बार डिस्कस करेंगे। थर्ड आपकी आती है एनवायरमेंटल वैल्यू। देखिए, अब एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इसकी वैल्यू है कि ये एनवायरनमेंट में अपना किस तरह से कंट्रीब्यूशन करती है, इसके होने से एनवायरनमेंट में क्या तो फ़ायदे हैं और ना होने से हमें क्या नुकसान हो जाएंगे, ये इसकी किसको शो कर देगा, इम्पोर्टेंस को शो कर देगा। तो सब अब इसमें कुछ बेसिक सब पॉइंट हैं। इससे पहला है फूड चेन कंजर्वेशन। फूड चेन का ये क्या करती है, कंजर्वेशन करती है बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन वर्ड का मतलब वही बचाना, फूड चेन। अब फूड चेन क्या होती है, देखो फूड चेन का मतलब है कि जो अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाकर अपना पेट भरते हैं, यही क्या है, फूड चेन है। जैसे अगर हम स्टार्ट करें एक छोटे से इंसेक्ट से, एक छोटा सा कोई कीड़ा था, इंसेक्ट जिसे हम कहते हैं, उस इंसेक्ट को किसने खा लिया, मेंढक ने खा लिया। जैसे इस मेंढक को कौन खा गया, सांप खा गया। सांप को किसने खा लिया, मोर ने खा लिया। मोर को कौन खा गया, शेर खा गया। ये एक तरह की क्या हो गई, दिस इज़ ए टाइप ऑफ फूड चेन। ये क्या है, एक फूड चेन है जिसमें इंसेक्ट किस पर, मेंढक किस पर डिपेंडेंट है, इंसेक्ट पर। सांप किस पर डिपेंडेंट है फूड के लिए, मेंढक पर। मोर किस पर डिपेंडेंट है, सांपों पर। शेर किस पर डिपेंडेंट है, मोर पर। अब जब शेर मर जाता है, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं वो इसको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज करते हैं और अपना न्यूट्रिशन वो यहाँ से लेते हैं। तो ये शेर के डेड एनिमल से, डिके एनिमल से डिकम्पोजिशन करते हैं माइक्रोब्स। इंसेक्ट क्या खाते हैं, इंसेक्ट और छोटे छोटे इन माइक्रोब्स को खा लेते हैं। तो इस तरह ये एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट। तो इस तरह की फूड चेन कई सारी, ये एक नॉन वेज टाइप की फूड चेन थी। आप एक वेज फूड चेन अगर आप लेना चाहें तो जैसे जो घास होती है, ग्रास, ग्रास को खा लेते हैं सारे जो वेजिटेरियंस होते हैं, एनिमल्स जो भी वेजिटेरियन होते हैं, चरने वाले। ये कुछ आपकी इस तरह फूड चेन चलती है। ये फूड चेन देखो पिरामिड के फॉर्म में होती है। एक तो अपर पिरामिड बोला जाता है इसको, और इसको बैकवर्ड पिरामिड बोला जाता है। या तो ये सीधी हो सकती है या ये उल्टी हो सकती है। सीधी ये कब होती है, जब इसमें नीचे ऐसे देखो, यहाँ मैं अगर ये बना दूँ, अभी जो आपने देखा था इंसेक्ट को किसने खाया, मेंढक ने। मेंढक को किसने खाया था, सांप ने। स्नेक ने खाया था। स्नेक को किसने खाया था, मोर ने खाया था, पीकॉक। तो यहाँ देखिए इंसेक्ट के नंबर कैसे होंगे, अर्थ में इंसेक्ट ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू टॉर्टॉइज या मेंढक के कंपैरिजन में इंसेक्ट ज़्यादा है। तो ये जो बड़ा एरिया किनको शो कर दिया, इंसेक्ट को। उनसे कम क्या हो गए, मेंढक से कम क्या हो गए, यहाँ सांप हो गए। सांप से कम क्या होंगे, पीकॉक। तो ये तो बनता है सीधा पिरामिड। पर जब पिरामिड कुछ इस तरह बनता है तो यहाँ ऊपर वाला नंबर ज़्यादा होता है, नीचे वाले नंबर कम होते जाते हैं। तो ये रिवर्स पिरामिड, उल्टा पिरामिड हो जाता है। इस तरह आपकी फूड चेन होती है। तो अभी फूड चेन को कैसे कंजर्व करता है, देखिए, इन फूड चेन ऑल स्पीसीज आर इंटरडिपेंडेंट। फूड चेन में सभी स्पीसीज कैसी हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। हैंस दे सर्वाइव बाई ईटिंग ईच अदर। तो वो एक दूसरे को खाकर क्या करती हैं, सर्वाइव। हैंस द एक्सटिंक्शन ऑफ वन स्पीसीज इज ए डेंजर साइन फॉर द एंड ऑफ द एंटायर फूड चेन। अब देखिए, यहाँ आपको देखा था कि सांप को कौन खा गया था, मोर खा गया था। लेकिन अगर सांप हो ही नहीं तो यहाँ मेंढक बचे रह जाएंगे। इन मेंढकों को कोई ख़त्म ही नहीं कर पाएगा क्योंकि सांप है ही नहीं।
तो सांप नहीं है। तो पहली बात तो मेंढकों को कौन, मेंढक के नंबर बढ़ते चले जाएंगे। और दूसरी बात, जो मोर थे, पीकॉक जो थे, उनको खाने के लिए फूड कहाँ से आएगा फिर। तो फूड चेन क्या हो गई, यहाँ ब्रेक हो गई। तो इस फूड चेन को अगर बचा के रखना होता तो हमें क्या चाहिए होते, सांप। अब सांप है नहीं। लेकिन बायोडाइवर्सिटी में आपको पता है क्या होता है, वेरिएशन बिटवीन एनिमल्स होता है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स के बीच में क्या होता है, वेरिएशन होता है। तो यहाँ इंसेक्ट वहीं रहते, मेंढक वहीं रहते, सांप की जगह बायोडाइवर्सिटी में कई सारी वैरायटी है, तो कोई दूसरा एनिमल सांप की जगह ले लेता। कोई भी रेप्टाइल, जैसे केंचुए ने ले ली सांप की जगह। अब केंचुआ तो मेंढक से छोटा हो जाता है। अब कोई और, इससे जैसे अगर सांप को मान लो, सांप को खा रहा होता टाइगर, सीधे हम बीच में मोर को हटा देते हैं। तो अगर सांप या नहीं बचे, सांप अगर या नहीं बचे तो इन टाइगर्स को खाने के लिए क्या मिलेगा। तो मान लो सांप की जगह कौन आ जाएगा, क्रोकोडाइल, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी है, डिफरेंट एनिमल हमें यहाँ रखने के लिए मिल गया। तो ये क्रोकोडाइल यहाँ रखने के लिए मिल गया, तो ये फूड चेन कंटिन्यू फिर बनी रहेगी। इस वजह से बायोडाइवर्सिटी होने की वजह से फूड चेन क्या हो गई, बच गई, या ये कंजर्व हो गई। इसी को क्या बोला जाता है, फूड चेन का कंजर्वेशन। तो आपने क्या पढ़ा कि ऑल स्पीसीज आर क्या है, हैंस दे सर्वाइव बाई ईटिंग ईच अदर, इसलिए वो एक दूसरे को खा के सर्वाइव करती हैं। हैंस द एक्सटिंक्शन ऑफ वन स्पीसीज डेंजर साइन फॉर द एंटायर फूड चेन। तो एक स्पीसीज अगर खतरे में पड़ गई, ख़त्म हो गई, तो पूरी फूड चेन क्या हो जाएगी, आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे मैं आपसे और एक दूसरी फूड चेन डिस्कस करूं, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं आपकी, लीव्स। उन लीव्स को कौन खा लेता है, खरगोश खा लेता है उनको। खरगोश को किसने खा लिया, लैम्ब, भेड़िया खा गया खरगोश को। लैम्ब को किसने खा लिया, लेपर्ड, तेंदुए ने खा लिया। लेपर्ड को कौन खा गया, टाइगर। टाइगर को किसने मार दिया या खा लिया, किसने मार के टाइगर को, लायन। ये क्या हो गई, फूड चेन हो गई। तो अगर अब यहाँ लेपर्ड नहीं हो तो पूरी फूड चेन क्या हो जाएगी, यहाँ डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि लैम बढ़ते चले जाएंगे और टाइगर को खाने के लिए क्या नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ लेपर्ड नहीं है तो आप एक बात देख सकते हैं, लेपर्ड की जगह टाइगर खुद ले सकता है, क्योंकि वो भी क्या खा सकता है, लैम्ब को खा सकता है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ लीव्स नहीं हो, तो रैबिट वेजिटेरियन है, उसको तो लीव्स या वेजिटेशन ही चाहिए खाने के लिए। तो रैबिट को खाने के लिए क्या मिलेगा, तो रैबिट का सर्वाइवल या उसका रहना कैसे आ जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। इसके लिए लीव्स का, अब मान लो रैबिट एक पर्टिकुलर एरिया में रहता था, उस जगह कई तरह की लीव्स नहीं मिलती, मान लो एक ही स्पेशल तरह की लीव्स होती, तो किसी टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से वहाँ उस तरह की लीव्स अब सारी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, सूख गई। तो रैबिट को वहाँ खाने को नहीं मिलेगा। बट बायोडाइवर्सिटी की वजह से क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में एक ही तरह की नहीं बल्कि कई तरह की क्या मिल जाएंगी, हमें लीव्स मिल जाएंगी। तो एक तरह की लीव्स अगर डिस्ट्रॉय होगी तो हो सकता है दूसरी तरह की तो बच ही रहें, तो रैबिट उनको खा सकता है। इस तरह बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, फूड चेन को बचा के रखती है। वी नो दैट in food chain one species eat another species means that species are interdependent on one another। फूड चेन में एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को खा लेती है, इस तरह वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। हैंस एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज विल क्रिएट ए डेंजर ऑफ एंडिंग द होल फूड चेन। इसलिए अगर एक तरह की स्पीसीज ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी स्पीसीज़ के एक्सटेंशन का भी खतरा या पूरी फूड चेन के डिस्टर्ब होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, अब आप देखिए, जैसे काऊ है, काऊ आपकी क्या खाती है, ग्रास खाती है, घास खाती है। सॉरी, ग्रास।
डियर, हिरन आपका ग्रास खाता है, घास खाता है। डियर को किसने हंट कर लिया, किसने अपना शिकार बना लिया? पैंथर ने। चीता जो होता है उसने इसको अपना शिकार बना लिया, PA। पैंथर को किसने अपना हंटिंग कर ली, पैंथर की किसने कर ली हंटिंग? लायन ने। अब अगर देखो ग्रास ख़त्म हो जाए अगर, तो डियर को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो डियर सरवाइव कैसे कर पाएगा? तो सारे डियर फिर डियर भी धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, भूख से ख़त्म होते जाएंगे। अब डियर ख़त्म हो गए तो पैंथर कहाँ से फूड लेते? ये हम तब की बात कर रहे हैं जब बायोडाइवर्सिटी है ही नहीं, केवल इतने ही तरह के एनिमल्स हैं। तो पैंथर को फूड नहीं मिलता, पैंथर को नहीं मिलता तो लाइन्स को नहीं मिलता, और सारे क्या हो जाते? ख़त्म हो जाते। तो फूड चेन पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती। लेकिन अगर अब आप कह रहे हो कि यहाँ ग्रास अगर नहीं बचेगी तो किसी दूसरी तरह के प्लांट्स होंगे, वहाँ ड्वार्फ प्लांट्स होंगे या स्मॉल प्लांट्स होंगे, डियर उनको खा लेगा। या यूँ कहो ग्रास तो है लेकिन डियर नहीं बचे किसी वजह से, तो डियर की जगह हो सकता है वहाँ कोई दूसरा एनिमल आ जाए ग्रेजिंग करने वाला। जैसे जिराफ ले सकते हैं अपन, डियर की जगह कौन आ जाए वहाँ? जिराफ आ जाए। तो पैंथर किसको खा लेगा? जिराफ को। जिराफ किसको खा लेता है? ग्रास को खा लेता है। तो इस तरह बायोडाइवर्सिटी होने की वजह से ये जो फूड चेन है ये बनी रहती है, एक स्पीसीज़ की जगह दूसरी स्पीसीज़ ले लेती है। इफ़ अवर बायोडाइवर्सिटी इज़ एनरिच्ड देन देयर विल बी मैनी मोर फूड चेन्स अवेलेबल। अगर हमारे पास ज़्यादा अच्छी बायोडाइवर्सिटी होगी, ज़्यादा अच्छी वैरायटी होगी, तो हमारे जो फूड चेन है वो कई सारी बनी होंगी। अब कई सारी फूड चेन का क्या मतलब है? जैसे एक में तो अपन ने ग्रास ले लिया, रैबिट ले लिया, पैंथर ले लिया और टाइगर ले लिया। दूसरी में हमने क्या लिया? स्मॉल प्लांट्स ले लिए और डियर ले लिया, डियर के बाद लेपर्ड ले लिया, लेपर्ड के बाद लाइन ले लिया, इस तरह। Hence, if in the food chain there is a shortage of any species, then the other species replaces it in the food chain. तो अगर अपनी फूड चेन में किसी एक तरह की स्पीसीज़ की शॉर्टेज होगी तो दूसरी स्पीसीज़ को क्या कर देगी? रिप्लेस कर देगी, अगर वहाँ बायोडाइवर्सिटी होगी। क्योंकि स्पीसीज़ में वहाँ क्या मिलेगा? वेरिएशन मिलेगा। अपनी फूड चेन कैसी रहेगी? बची रहेगी। सेकंड आपका आता है न्यूट्रिशन साइकिल कंट्रोल। जो हमारा न्यूट्रिशन का साइकिल है, न्यूट्रिशन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है क्या होता है, उसको भी बायोडाइवर्सिटी कंट्रोल करती है। कैसे? बायोडाइवर्सिटी इज़ हेल्पफुल इन मेंटेनिंग न्यूट्रिशन साइकिल। माइक्रोबायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ सॉइल डिसइंटीग्रेट्स द डेड प्लांट्स और प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स टू प्लांट अगेन। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन साइकिल कंट्रोल कैसे रहता है। हम अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? प्लांट से, जो वेजिटेरियन एनिमल होते हैं। जैसे जिराफ है, वो इनको खा के अपना क्या लेता है? इनसे न्यूट्रिशन। हम भी क्रॉप्स उगाते हैं, ह्यूमन भी इनसे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। अब जब ये प्लांट डेड हो जाते हैं, पेड़ क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। उसी तरह ये ह्यूमन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब मर जाते हैं। और ये जिराफ भी जब क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इनको क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। यहाँ मैं आपको बड़े लेवल पे, ये डेड प्लांट्स हो गए, ये डेड ह्यूमंस हो गया, कोई ऑर्गेनिज्म हो गया, और ये डेड कोई एनिमल हो गया। तो जब ये डेड हो गए तो इनके माइक्रोब्स क्या होते हैं? इनके ऊपर आते हैं और इनको डिकम्पोज करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में इनको कन्वर्ट करते हैं। जो चीज़ इनको एब्जॉर्ब करनी होती है न्यूट्रिशन, उनको तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ों को वापस किस में मिला देते हैं? ये नीचे सॉइल जो होती है उस सॉइल में मिला देते हैं। अब ये सारे सॉइल में मिल गए। अब जब ये सारे सॉइल में मिल जाते हैं न्यूट्रिएंट, जो वापस किस में मिल जाते हैं? सॉइल में। जो भी न्यूट्रिएंट थे वो सारे वापस कहाँ पहुँच जाते हैं? सॉइल में। ये सारे यहाँ सॉइल में पहुँच गए। जो भी अपने डेड ऑर्गेनिज्म जब हम हुए, प्लांट जो डेड हो गया उसमें से जो भी मिनरल्स हैं सब यहाँ वापस सॉइल में। अब जब हम कोई नया प्लांट उगाएंगे, ये अपन ने यहाँ पे एक दूसरा प्लांट उगाया,
तो ये वापस इन न्यूट्रिशंस को क्या करता है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है, और प्लांट से वापस जिराफ या अदर एनिमल्स जो होते हैं और हम इसको वापस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह फिर ये वापस ये वाले डेड हो जाएंगे तो वापस ही न्यूट्रिशन को यहाँ मिला देंगे। तो इस तरह इस न्यूट्रिएंट्स का जो साइकिल है वो चलता रहता है। तो उसी साइकिल को कौन कंट्रोल करती है, बायोडाइवर्सिटी कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ सॉइल डिजॉल्व द डेड पार्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स एंड अगेन प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, दिस वे दिस साइकिल कंप्लीट। देखो कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब जैसे अपनी बॉडी में नाइट्रोजन भी है, हम ऑक्सीजन भी लेते हैं, हमारे अंदर कार्बन भी होता है, थोड़ा मैग्नीशियम भी होता है, हमारे अंदर कैल्शियम भी होता है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो कैल्शियम को डिजॉल्व कर देंगे वापस सॉइल में, कुछ ऐसे होंगे जो मैग्नीशियम को डिजॉल्व करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ऑक्सीजन को डिजॉल्व करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हमारी बॉडी का जो वाटर होगा उसको डिजॉल्व कर देंगे, कुछ हाइड्रोजन को डिजॉल्व करेंगे, कुछ अपने अंदर की जो बॉडी के फैट हैं या ग्लूकोज हैं उनको डिजॉल्व करेंगे। तो हो सकता है एक ही ऑर्गेनिज्म इन सब चीज़ों को ना कर पाए। तो बायोडाइवर्सिटी या वैरायटी होने की वजह से ये पॉसिबल हो पाएगा कि कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो अलग अलग डिकम्पोज़र का काम करेंगे, अलग अलग हमारी बॉडी के कॉम्प्लेक्स चीज़ों को या किसी और एनिमल की बॉडी के कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाता, मान लो केवल दो ही तरह के होते कि एक मैग्नीशियम को डिकम्पोज करने वाले और एक फ़ैट को डिकम्पोज करने वाले, तो फ़ैट और मैग्नीशियम तो सॉइल में हमें मिल जाते क्योंकि डिकम्पोजर उनके तो हैं। बाकी जो और मिनरल्स अपनी बॉडी में हैं या किसी एनिमल की बॉडी में हैं, सेल्यूलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ऐसे सारे बहुत सारे स्टार्च होते हैं, एंजाइम्स होते हैं बॉडी में, वाटर हो गया बॉडी में आपके, इन सब का सॉइल में डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता और वो हमें वापस नए प्लांट को नहीं मिल पाते। तो ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि तरह तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, वो इतने सारे तरह के हैं, तो कोई तो किसी चीज़ को डिकम्पोज कर देता है, कोई किसी एलिमेंट को डिकम्पोज कर देता है। इससे क्या होता है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में पहुंच जाते हैं और ये न्यूट्रिशन साइकिल बना रहता है। ये आपका बी पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट आता है डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंट पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन फैलाने वाली चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बायोडाइवर्सिटी की वजह से अपने आप क्या हो जाती हैं, डिस्पोज हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। कैसे होती हैं देखिए, बायोडाइवर्सिटी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। फ्यू प्लांट्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिजॉल्विंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉल्यूटेंट सच एज कैथरैंथस rhesus हैज़ प्रॉपर्टी टू डिकम्पोज द TNT, ट्राईनाइट्रोटोल्यून, ए फैटल एक्सप्लोजिव। देखिए बायोडाइवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के डिस्पोजल में, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को ख़त्म करने में। कैसे, कुछ प्लांट्स की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो डिज़ोल्व कर लेते हैं या एब्जॉर्व कर लेते हैं। एब्जॉर्व कर लेना मतलब ग्रहण कर लेना, या डिज़ोल्व कर लेते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं पॉल्यूटेंट्स को, जो पॉल्यूटेंट फैलाने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जिनसे पॉल्यूशन फैलता है। जैसे एक एग्जांपल क्या है, कैथरैंथस rhesus एक प्लांट है जो क्या होता है, TNT नाम का एक विस्फोटक है जो बम बनाने में यूज़ किया जाएगा, बॉडी के लिए नुकसानदायक है, उसको क्या कर देता है, वो डिकम्पोज कर देता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म Pseudomonas putida, Arthrobacter viscos and Citrobacter species have capabilities to remove industrial waste filled with metal। उसी तरह अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो गए देखो, ये तो प्लांट के बारे में था ऊपर, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है Pseudomonas putida, Arthrobacter viscos and Citrobacter species। इनकी क्या कैपेबिलिटी होती है कि जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, उसमें देखो स्क्रैप बोला जाता है उसको, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है। जैसे कुछ आयरन की इंडस्ट्री है जो आयरन के सामान बनाती है डिज़ाइनदार, तो आयरन को जब फिनिशिंग दी जाती है तो उसमें पतले पतले ऐसे वायर बाहर निकल जाते हैं कचरे के फॉर्म में। जैसे आपने खाती के पास देखे होंगे बुरादा पड़ा होता है, उसी तरह आयरन वाले के पास आयरन का मिलता है। तो इन चीज़ों को वापस सारे इंडस्ट्री में ऐसा वेस्ट बहुत सारा निकलता है, तरह तरह का, अलग अलग मेटल बनते हैं अलग अलग तरह का, उन मेटल्स को क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। सिमिलरली Rhizopus aureole named fungus in uranium and thorium and penicillium क्रोसोजिनम इज़ यूज टू रिमूव फैटल रेडियम। अब रेडियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है जो अपनी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है, तो उसको देखो एक फंगस है कौन से नाम का, राइजोपस ऑरेल। यूरेनियम थोरियम, यूरेनियम थोरियम दो एलिमेंट होते हैं, आप इनको आपकी केमिस्ट्री में पढ़ोगे, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न में यूज़ किए जाते हैं ये। और पेनिसिलियम को, और एक पेनिसिलियम एक दवाई की तरह होती है, उसमें क्रोसोजेनम, पेनिसिलियम में तो ये, और राइजोपस ऑरेल
किस में, यूरेनियम और थोरियम में यूज़ किए जाते हैं। किसके लिए, जो रेडियम होता है उसको हटाने के। रेडियम एक इज़ ए रेडियो एक्टिव काइंड ऑफ सब्सटेंस होता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी को कैंसर जैसी डिजीज़ हो जाती हैं। तो इस तरह आपका एनवायरनमेंट पॉल्यूशन किसी लेवल पर नेचर खुद क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है। अब ये किस वजह से पॉसिबल है, क्योंकि ज़्यादा क्या है वहाँ बायोडाइवर्सिटी है। वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तरह तरह के प्लांट्स, तरह तरह के एजेंट्स ऐसे रहेंगे जो किसी ना किसी तरह के पॉल्यूटेंट को क्या कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे। अगर ऐसा बायोडाइवर्सिटी नहीं होती, मान लो केवल यही होता कैथरस रीजस, और ये दोनों चीज़ें नहीं होती, तो केवल क्या डिकम्पोज हो पाता आपका TNT, ना मेटल इतने डिकम्पोज हो पाते, ना रेडियम डिकम्पोज हो पाता। ये थी आपकी थर्ड वैल्यू। आप नेक्स्ट आपकी आती है सोशल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। सोशल, कल्चर एंड स्पिरिचुअल वैल्यू कि समाज में अपनी संस्कृति को कैसे बढ़ा देती है। धार्मिक बेस पर अगर हम देखें स्पिरिचुअल वैल्यू, तो बायोडाइवर्सिटी किस तरह रोल प्ले करती है। देखिए, द ह्यूमन कल्चर एंड एनवायरनमेंट बोथ हैव डेवलप्ड टुगेदर। ह्यूमन कल्चर और एनवायरनमेंट, अपना जो कल्चर है और एनवायरनमेंट है एक साथ डेवलप हुए हैं बिफोर द मॉडर्न एंड कंज्यूमरिस्ट नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। अभी जो ह्यूमन मॉडर्न हो गया और कंज्यूमरिस्ट हो गया, हर चीज़ को पूरे लेवल तक कंज्यूम करने लगा है, एक्सप्लॉइट करने लगा है, उससे पहले क्या था, बैलेंस था ह्यूमन और नेचर के बीच में। क्योंकि ह्यूमन पहले इतना मॉडर्न भी नहीं था, इतनी उसके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, और वो नेचर की रेस्पेक्ट और केयर भी करता था। टुडे ऑल्सो ए फ्यू ट्राइबल सोसाइटीज़ आर डिपेंडेंट फॉर दियर नीड्स ऑन नेचर। आज भी कुछ ऐसी आदिवासी समाज है जो नेचर पर पूरी तरह डिपेंड रहता है, वो किसी तरह की टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ नहीं करते। प्लांट्स सच एज फिकस लिली, गोइसा, बाइनियन, मैंगो, बैसिल, आमला, बनाना etc have special importance in our culture and on few auspicious occasion we worship them too। ये कुछ पेड़ हैं जिनकी क्या की जाती है, पूजा। जैसे बैनियन जो होता है वो आपका बरगद ट्री होता है, तो बरगद के पेड़ को पूजा जाता है। आपने अपने इंडिया में एक बरसाती मावस होती है शायद, वो फेस्टिवल, जब बरगद की पेड़ की डाली तोड़ के लाई जाती है 5 पत्तों की, उसको पूजा जाता है। इसी तरह मैं आपको बताऊं, बनाना, हर थर्सडे को बनाना के पेड़ का मंदिरों में आप महिलाओं को और पूजन करते हुए देख सकते हैं। तो ये क्यों किए जाते हैं, ये कुछ धार्मिक बातें भी इनसे जुड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ बनाने वालों ने इसलिए बना दिए होंगे कि अगर अपन इंडियंस की बात करें स्पेशली, तो हम जिस चीज़ को पूजते हैं उसको हम ना काटते हैं ना उसको कोई नुकसान पहुंचाते हैं। हम किसी दूसरे पेड़ को आपने पीके मूवी में भी ये चीज़ देखी होगी कि एक पत्थर के टुकड़े को उसने पेंट कर दिया था, तो वहाँ सब लोग ढोक देने लग गए थे। ऐसा क्यों हुआ था कि आपके सामने 2 पेड़ हैं, आप एक पेड़ को सूख रहे हैं, दोनों चाहे पेड़ बिल्कुल उनमें कोई वो पेड़ बचे नहीं है, सूख जाएंगे कुछ दिनों बाद, तो आप उन दोनों पेड़ को अलग अलग जगह पर लगेंगे। एक पेड़ को आप ऐसा का ऐसा रहने दीजिए, तो हो सकता है वो 5-6 दिन बाद आपको वहाँ से कटा हुआ मिले। लेकिन वहीं दूसरे पेड़ पर आप एक भगवान की मूर्ति टांग दीजिए, उस पर कोई मंदिर वगैरह सा छोटा सा फोटो बना दीजिए, तो आप देखोगे कि उस पेड़ को काटने से पहले 10 में से 8 लोग तो 50 बार सोचेंगे, क्योंकि वो हमारी स्पिरिचुअल धार्मिक भावनाओं से जुड़ चुका है। अब हम उसको काटने में हमारा धर्म भी बीच में आ जाएगा, प्लस हमें थोड़ा डर भी लगता है भगवान। तो ये कुछ अपने ओल्डर लोगों ने रूल बना दिए कि इनका कुछ शास्त्रों में बताया भी है, आप पुराने ग्रंथों को पढ़ोगे तो वहाँ इनसे जुड़ी कहानियाँ भी हैं कि क्यों इस पेड़ को पूजा जाता है, या क्यों इस देवता को पूजा जाता है, या क्यों इस जैसे नाग पंचमी आती है उस दिन सांपों की पूजा की जाती है। पर इसके साथ साथ इनके रीज़न ये भी रहे होंगे कि जिससे ये बचे रह सकें। Similarly, a few animals such as cow, peacock, goose, rat, elephant etc have a special impact on our culture। गूज एक तरह की बतख होती है। काऊ को तो आपको पता है अपने देश में माता की तरह इज्जत दी जाती है, इतनी बड़ी इज्जत है, माँ का दर्जा दिया गया है काऊ को। तो इन आर कंट्री देयर आर फ्यू फॉरेस्ट विच आर नोन एज गॉड फॉरेस्ट एंड आर कंजर्व बाय द पीपल। अपने देश में कुछ ऐसे जंगल हैं जिनको गॉड फॉरेस्ट, भगवान के द्वारा बनाया गया, बताया गया, और उनको भी लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, बचाया जाता है। बाई सीइंग द इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल इंपॉर्टेंस को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस देश, वर्ल्ड के जितने भी सब नेशंस हैं उनका एक ग्रुप है, उसने क्या डिक्लेयर कर दिया 2010 को इंटरनेशनल ऑफ ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी के फॉर्म में बनाया गया। यानी उस पूरे साल में बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड हर देश में अलग अलग तरह से स्पेशल वर्क किए गए।
सो दैट वर्ल्ड कम्युनिटी कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिससे वर्ल्ड की कम्युनिटी क्या कर सके, बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस को समझ सके। इन रियलिटी बायोडाइवर्सिटी इज़ एन एडमायरेबल गिफ्ट ऑफ नेचर। अगर आप रियलिटी में जाओ, या फिर ये एक लाइन फ्रेज बनाई गई है बस, कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक एडमायरेबल गिफ्ट है, प्रशंसनीय उपहार है किसका, प्रकृति का हमारे लिए, जिसको देखकर हमें उसकी खुश होना चाहिए, उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए कि नेचर हैज़ गिवन अस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी बेनिफिशियल विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सस्टेनिंग द लाइफ, क्योंकि इसकी वजह से लाइफ बनी रहती है। हैंस इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, इसलिए हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है। मॉरल ड्यूटी का मतलब हमें इसके लिए चाहे कुछ स्पेशल फोर्स ना किया जाए, कोई हमसे आकर नहीं गए, हमारा खुद की ड्यूटी है कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। आप बायोडाइवर्सिटी का यह मतलब नहीं आप किसी पर्टिकुलर एरिया में जाएँ, किसी संगठन से जुड़ें, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ें, किसी पोस्ट पर जाएँ तभी कर सकें। आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व अपने घर पर रहकर बेसिक लेवल पर कर सकते हैं। आपके आसपास कोई पेड़ सूख रहा है, उसमें पानी डाल दें। कोई एनिमल आपको घायल दिख जाए कहीं, तो उसकी हेल्प कर दें। पक्षियों के लिए पानी रखना। आप घर में अपने इंडियन कल्चर में गाय को सुबह रोटी खिलाई जाती है, शाम को कुत्तों को रोटी खिलाई जाती है, तो ये सब बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है। हम किसी भी इंसान, कोई भूखा है उसकी हेल्प कर देना, दिस इज़ ऑल ए पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो हम अपने बेसिक लेवल से भी इनको कंजर्व कर सकते हैं। इसी वजह से बायोडाइवर्सिटी का जितना कंजर्वेशन होता रहेगा, ह्यूमंस के अर्थ पर बने रहने की चांसेस और टाइम भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता रहेगा। और हमारी लिविंग एज जो होती है, पहले लोग 100 साल के बाद तक जिया करते थे, एवरेज डेथ रेट 100 ही हुआ करती थी एज, आजकल वो 60 पर आ गई है, 60-70 पर। तो ये वापस बढ़ सकती है अगर हमारे तरीक़ों में, हमारे ह्यूमंस के काम में वापस हम रेस्पेक्ट से नेचर का एक्सप्लॉयटेशन बंद कर दें और उसको प्लानिंग से जितना हम चाहिए उसके हिसाब से यूज़ करना चालू कर दें। नेचर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप नेचर को जितना दोगे, नेचर आपको उससे ज़्यादा वापस लौटाएगी। आज के लिए इतना ही। कल हम थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हम आपके नोट्स प्रिपेयर करेंगे।